हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने एक डेली नीट क्वेश्चन सीरीज डीएन क्यू स्टार्ट कर रखी है, जिसमें बच्चों हम डेली नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा, को ज्वाइन कर सकते हो। और बच्चों डेली आप इस सीरीज़ के क्वेश्चंस को क्विज की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है बच्चों। और साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बच्चों, अगर आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट करनी है तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लो। हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिख रहे हैं। आप इनको अटैम्प्ट करने के लिए वीडियो को पॉज करो और इनको अटैम्प्ट करो। आपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इनको भी अटैम्प्ट करने के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करो और इनको अटैम्प्ट करो। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे। चलो, इसके बाद अब हम इनके सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे पूछा कि सेल साइकिल की स्टेज पूछा है आपको, किस स्टेज पे बच्चों यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ए यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बच्चों यूकैरियोटिक सेल में ही रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हिस्टोन की रिक्वायरमेंट होती है। हिस्टोन क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए उनकी पैकिंग के लिए आपको क्या चाहिए? जो हिस्टोन प्रोटीन्स। और यूकैरियोटिक सेल में ही यहाँ पे डीएनए जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। आप डिफरेंट ऑप्शंस किए हो ना। फर्स्ट ऑप्शन ड्यूरिंग टेलोफेज है, सेकंड ऑप्शन ड्यूरिंग एस फेज है, ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज ये थर्ड ऑप्शन है, एंड ड्यूरिंग इंटायर प्रोफेज ये फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। पहले हम जान लेते हैं सेल साइकिल में होता क्या है, फिर हम आंसर देख लेंगे बच्चों। देखो, सेल साइकिल जो होता है 2 फेजेज में डिवाइड होती है। सेल साइकिल की 2 फेजेज होती हैं बच्चों। एक होती है इंटरफेज, जिसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। सेल यहाँ पे अबाउट 95% टाइम स्पेंड करती है। एक होती है एम फेज, जिसको हम एक्चुअल डिवीजन फेज या ड्रामा फेज बोलते हैं, जहाँ पे ड्रामा होता है, ये 5% टाइम ही लेती है। इंटरफेज में बच्चों 95% टाइम मतलब प्रिपरेशन के लिए निकालती है सेल, इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है। एम फेज जो कि डिवीजन फेज है, जिसमें माइटोसिस भी हो सकती है, मेयोसिस भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल। किस तरह की सेल है, वो माइटोसिस में जाएगी या मेयोसिस में जाएगी। बच्चों, एम फेज में ड्रामा होता है, क्रोमोसोम बनते हैं, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, ये सबको पता है। एम फेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों हम प्रोफेज में, ठीक है, मेटाफेज में और एनाफेज एंड टीलोफेज, 4 फेजेस में हम सब डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब पहले काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो ये होगा एम फेज के अंदर। अब बचा बच्चों इंटरफेज। इंटरफेज में देखो यहाँ पे 3 फेजेस डिवाइड हुई हैं, G1 फेज, एस फेज, ठीक है, एंड G2 फेज। इन 3 फेज में जाता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो G1 फेज भी प्रिपरेटरी फेज है, उसका जो पार्ट है SP और G2 भी तीनों ही है। तो हमें यहाँ पे बच्चों मेनली जो बताना था कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसिस होता है। जैसे G1 फेज की अगर मैं बात करूँ जनरली, अभी जो G1 फेज में सिंथेसिस होता है लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, ऑर्गेनल्स के जितने कंपोनेंट है, मेम्ब्रेन के जितने कंपोनेंट है, वो सारा सिंथेसिस यहाँ स्टार्ट हो जाता है। सेल ग्रोथ एक तरह से शुरू हो जाती है यहाँ पे। और फिर एस फेज में आती है, तो एस फेज में बच्चों क्या होता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे माना जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, या फिर जिसको लिखा मिलता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है। तो इसलिए बच्चों जब वो क्रोमोसोम बनते हैं उससे पहले वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में दिखता है। हमें किस फॉर्म में दिखता है? क्रोमेटिन फाइबर। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बेसिकली एक ही चीज़ है, बट क्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड है एंड क्रोमोसोम इज मोर कंडेंस्ड। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? उसकी लेस कंडेंस मतलब जब लेंथ ज़्यादा है उसकी थिकनेस कम है, बट जब लेंथ कम कर दो और वहाँ पे थिकनेस बढ़ा दो, उसको बोलेंगे हम मोर कंडेंस्ड। तो इसलिए क्रोमोसोम जो है मोर कंडेंस्ड है, क्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड है, यही डिफरेंस है। अदरवाइज इसके अंदर भी डीएनए, क्रोमेटिन के अंदर भी, क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम डबल नहीं होते, केवल डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। हर एक क्रोमोसोम में अमाउंट डबल हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ में रिक्वायरमेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन की, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? एस फेज के अंदर ही होता है। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है बच्चों? एस फेज में होता है। किसकी? इंटरफेज की एस फेज होती है।
क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि पैकेजिंग ऑफ डीएनए वहाँ पे करनी है, नया डीएनए बना उसकी पैकेजिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर G2 फेज में बच्चों यहाँ पे फर्दर जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेल ग्रोथ की वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। उस G2 फेज में ही सिंथेसिस ऑफ एनर्जी भी होता है, एटीपी की अगर रिक्वायरमेंट होगी सेल पहले ही बना लेगी ताकि उसको पता है कि डिवीजन करके वहाँ नई सेल्स बनानी है। तो ये मेन इवेंट था कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, तो आप इसका आंसर दोगे बी आंसर, कि बच्चों बी आंसर में आपको लिखा हुआ ड्यूरिंग एस फेज। फर्स्ट जो है ड्यूरिंग टेलोफेज वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगी? टेलोफेज तो एम फेज का पार्ट है, तो यहाँ तो रेप्लिकेशन होता ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट होता नहीं है। थर्ड में क्या है कि G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज, G2 प्रोफेज की जो है पार्ट नहीं है बच्चों, ये इंटरफेज का पार्ट है, ठीक है, ये टोटली रॉन्ग हो गया। ड्यूरिंग इंटायर प्रोफेज ये भी रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 है या जिसको हम ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो करेक्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज। यहाँ बच्चों स्पीसीज के लिए पूछा कि क्या स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रू नहीं है, आपको वो बताना है। क्या बताना है कि नॉट ट्रू, वट इज नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये जानने के लिए हम ऑप्शन पढ़ने से पहले हम स्पीसीज के बारे में जान लेते हैं कि स्पीसीज होता क्या है, किसे हम स्पीसीज बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने स्पीसीज की डेफिनेशन लिखी है। स्पीसीज इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, कि मतलब सेम टाइप के एनिमल उनका एक लार्जेस्ट ग्रुप हो सकता है, उसको बोलते हैं हम स्पीसीज के अंदर, ठीक है। इन विच एनी टू, जिसमें कोई भी मतलब एनी टू इंडिविजुअल्स ऑफ द एप्रोप्रिएट सेक्सेस और मेटिंग टाइप। एप्रोप्रिएट सेक्सेस मतलब एक मेल और फीमेल इस तरह से, ठीक है, सेम सेक्स के नहीं होंगे, एप्रोप्रिएट सेक्सेस। और मैटिंग टाइप्स जो भी उनके अंदर मैटिंग टाइप उसके अकॉर्डिंग कैन प्रोड्यूस, क्या कर सकते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या, कैसे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग टिपिकली बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होगा वहाँ पे उसके बाद में। तो स्पीसीज क्या होता है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म इन विच एनी टू इंडिविजुअल्स ऑफ द एप्रोप्रिएट सेक्सेस और मैटिंग टाइप्स कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग टिपिकली बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बच्चों हम बोलते हैं स्पीसीज। मतलब वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म जिसमें कि 2 इंडिविजुअल होंगे, वो एप्रोप्रिएट सेक्सेस के होंगे या फिर मैटिंग टाइप होंगे, तो वो वहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोलेंगे हम स्पीसीज। ऐसे हम ग्रुप ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे स्पीसीज बोलेंगे बच्चों। अब स्पीसीज के बारे में आपको याद रखना है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ये कॉमन चीज़ होगी, मतलब वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। और कैसे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तभी वो उसका पार्ट होंगे, उसी को हम स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है, ये आपको पता है, आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हो तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा इसी के बारे में टैक्सोनॉमी हायरार्की जो पढ़ते हैं बच्चों, ये टैक्सोनॉमिक रैंक है, ये लोएस्ट रैंक माना जाता है, तो टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर जीनस ज़्यादा फर्दर ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ये यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में भी आप जो है स्पीसीज के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आपको स्पीसीज के बारे में जो है डिस्कशन होता है, तो ये यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अभी तक 8 to 8.7 मिलियन जो है अभी तक जो है डिस्क्राइब लगभग यहाँ पे अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो नंबर याद रखना 8 to 8.7 मिलियन जो है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी की मैंने लिखा है कि अराइजेस फ्रॉम द म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो ये इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पीसीज, उसमें क्या होता है बच्चों जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन होते रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं, क्योंकि वो जब वहाँ पे ब्रीड करेंगे, वहाँ ब्रीड होगा तो उसके कारण क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होने का चांस है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे म्यूसिस होता है, म्यूसिस में क्रॉसिंग और होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, या फिर म्यूटेशंस भी होते रहते हैं, बहुत स्लोली म्यूटेशन चलते रहते हैं, इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती रहती है, मतलब जीन के अंदर वेरिएशन आती रहती है। क्यों आती है? कि म्यूटेशन की वजह से, या फिर वहाँ पे जो कॉन्टीन्यूस म्यूटेशन और उसकी वजह से भी, या फिर डिसकॉन्टीन्यूस उसकी वजह से भी बच्चों वहाँ पे वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए के बारे में देखो, मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्पीसीज के लिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इंटरब्रीड कर सकते हैं, करने ही चाहिए। वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, वहाँ पे वेरिएशन होंगी, बिल्कुल होंगी, जैसे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है तो वहाँ पे क्रॉसिंग और होने की वजह से बच्चों ऐसी वेरिएशन होती ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीसीज बिल्कुल सही है। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, मतलब ये कह रहा है कि बच्चों देखो एक स्पीसीज है, उसकी कुछ पॉपुलेशन एक जगह पे है, एक दूसरी जगह पे है, तो क्या उनके बीच में इंटरब्रीड नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं इंटरब्रीड। अगर इंटरब्रीड करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि ज्योग्राफिकली तो भले ही अलग अलग है मगर स्पीसीज तो सेम है ना, वो तो उनके बीच में जीन फ्लो होगा अगर वो ब्रीड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? ये रॉन्ग हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। नॉट ट्रू बताना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी बच्चों, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। जीन फ्लो होता है, इसमें डज नॉट लिखा है, तो यहाँ पे डज होता तो आंसर हो जाता, ठीक है। इस स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, ये बिल्कुल
सही है, क्योंकि हर एक स्पीसीज जो है रिप्रोडक्टिवली अलग अलग है, वो अपने स्पीसीज में ही ब्रीड करेगा, दूसरा स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में ब्रीड करेगा। यहाँ पे जनरली जो है क्रॉस ब्रीड नहीं होता है बहुत, ठीक है, तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो इसलिए स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी स्पीसीज हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं बच्चों, नहीं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर स्पीसीज को डिफाइन करना भी। तो वो यहाँ पे जनरल नेचर में कंसिडर हम नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन जरूर चल रहा है बट उसको कंसिडर हमने नहीं किया, इसलिए हम स्पीसीज को डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट मानते हैं, उसी को हम स्पीसीज बोलते हैं। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी या फिर थर्ड आंसर जो है राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, हीमोफीलिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीमोफीलिया के बारे में बात हो रही है बच्चों। हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स। यहाँ पे ह्यूमन मेल्स के अंदर जो है मोर कॉमनली सीन होता है देन इन ह्यूमन फीमेल्स। ये आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो आपको बिकॉज रीजन बताना है। तो इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो हीमोफीलिया किस तरह का डिजीज, इसकी इनहेरिटेंस कैसी होती है बच्चों, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये बात समझ में आ गई आपको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो आप याद रखना, ये इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे होती है, रिसेसिव फॉर्म में होगी और तो तभी जाकर के वो एक्सप्रेस करेगी, तभी डिजीज कॉज कर पाएगी हीमोफीलिया। तो कैसी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब देखो डोमिनेंट फॉर्म जो होती है इसके एक्स के ऊपर हम कैसे लिखते हैं, ये मैंने दिखाया यहाँ पे। या तो क्या करो, एक्स के ऊपर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, वो भी डोमिनेंट फॉर्म दिखाएगा। या कैपिटल सी लिख दो, ठीक है, यहाँ पे सी लिख लो या ए लिख लो, जो भी आपकी इच्छा है बच्चों वो लिख सकते हो आप। चाहो तो यहाँ पे जैसे भी इच्छा है आपकी, यहाँ पे जैसे आप ए भी लिख सकते हो बच्चों। तो ए लिखने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे इसको ए में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, स्मॉल ए। यहाँ पे कैपिटल ए जो भी लिखना है आपको, यहाँ पे कैपिटल ए कैसे लिखोगे बच्चों, कैपिटल ए लिखने के लिए भी आप ऐसा करो, इसको स्मॉल ए लिख दो और ऊपर वाले को आप कैपिटल ए लिख दो, ठीक है। मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ था, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में करते हैं, मैंने वही लिख दिया था, तो वो भी कोई गलत नहीं है। चाहो तो आप जो भी साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिख दिया है ताकि कलर ब्लाइंडनेस से थोड़ा अलग लिखे, ठीक है, अलग लगे, आपको दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको किसी तरह की। तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, सी भी, डी भी, जो भी लेटर चाहो आप वो यूज कर सकते हो। साइन कन्वेंशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो आपको पता रहना चाहिए कि आपने क्या कोडिंग किया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी लिख रहे हो तो बस बता दो। या फिर डायरेक्टली केवल आप यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम लिख दो बच्चों, यहाँ पे ये भी कोई इशू नहीं है, बिना उसके पता लग जाएगी डोमिनेंट फॉर्म में। रिसेसिव पे आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो आप पता लगेगा रिसेसिव फॉर्म है। अब रिसेसिव फॉर्म लिखना है आपको, ठीक है। रिसेसिव फॉर्म क्या करो, यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया तो रिसेसिव फॉर्म होगी बच्चों, ठीक है। और अब यहाँ पे स्मॉल ए लिख दिया तो आपको पता लगेगा रिसेसिव फॉर्म है वो एक्स के ऊपर, तो ये रिसेसिव फॉर्म आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, इनको मेल फीमेल में कैसे लिखोगे, आपको अगर फीमेल में लिखना है तो बच्चों देखो नॉर्मल कंडीशन जब होगी फीमेल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है तो वो फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी, हीमोफीलिया नहीं होगा। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे, वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम पे बच्चों फिर से आप चेंज कर लो, सी लिखा हुआ है तो सी की जगह पे आप क्या करो, यहाँ पे ए कर लो, स्मॉल ए, ठीक है। तो मैंने स्मॉल ए रिसेसिव फॉर्म में दिखाई है हर जगह, इसको स्मॉल ए कर लो, ओके। इज इट फाइन, ये समझ में आ गया आपको। नाउ इस पॉइंट पे देखो बच्चों अब ध्यान से, अब यहाँ पे फीमेल के लिए लिखना है तो आपको दोनों डोमिनेंट है तो भी नॉर्मल होगी, और अगर केवल एक कॉपी है एक्स के ऊपर तो भी डोमिनेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये रिसेसिव फॉर्म जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाई डोमिनेंट के साथ में, इसलिए यहाँ पे एक कैरियर हो जाएगी, बट ये नॉर्मल होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी फीमेल। दूसरा अफेक्टेड फीमेल क्या होगी, दोनों के अंदर अगर वहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर उसकी जीन आ गई रिसेसिव फॉर्म में तो बच्चों क्या जाएगी, फीमेल अफेक्टेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अफेक्टेड, तो फीमेल कब होगी अफेक्टेड, जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी तभी फीमेल रिसेसिव फॉर्म में अफेक्टेड होगी। नाउ अब मेल के लिए लिखना है बच्चों, मेल के लिए देखो, मेल में क्या करना है आपको, मेल के लिए लिखने के लिए आपको यहाँ पे एक्स के ऊपर, ठीक है, एक्स के ऊपर जो है मेल में एक ही कॉपी मिलेगी, दो कॉपी तो मिलेंगी नहीं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब पेयर में से केवल एक के ऊपर ही जीन प्रेजेंट हो तो बच्चों उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन। तो मेल में डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो नॉर्मल रहेगा, और अगर एक कॉपी आ गई बच्चों उसके कारण क्या हो जाएगा, मेल आपका
क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो हेमिजाइगस कंडीशन मेल में क्या होता है बच्चों, सिंगल फॉर्म आते ही मेल अफेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मेल में एक कॉपी ही रिक्वायर्ड है एक्स क्रोमोसोम की, तभी वो अफेक्टेड हो जा रहा है। तो इसलिए मोर कॉमनली क्या है बच्चों, हीमोफीलिया ह्यूमन मेल्स में दिखता है, बहुत जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेमिजाइगस कंडीशन में ही ये अफेक्टेड कर देता है, जबकि ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में जाकर के फीमेल में इफेक्ट कर पाता है। एक कॉपी बच्चे तो फीमेल कैरियर ही बनती है, वो इफेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली किस में ऑब्जर्व होता है बच्चे, ह्यूमन फीमेल्स के मुकाबले ह्यूमन मेल्स में ज़्यादा ये अपीयर होता है, दिखता है आपको, क्योंकि ये हेमिजाइगस कंडीशन में वहाँ होता है। यही इसका रीजन है बच्चों। तो इसीलिए आपको बताना कि इसका इनहेरिटेंस कैसा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, दिस डिजीज इज ड्यू टू ए वाई लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, ये गलत हो गई बच्चों, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दिस डिजीज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, यही हमने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में। ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई इन इन्फेंसी, ये भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। जनरली फीमेल जो है ऐसा नहीं होता है फीमेल्स के साथ में यहाँ पे इस डिजीज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड, आपको पता नहीं क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो आपको सिर्फ लोकेशन बतानी है बच्चों, ये कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको ग्रेना, दूसरा पैरेनोइड, थर्ड स्ट्रोमा, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी गिवन है यहाँ पे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट्स में मिलता है, तो प्लांट्स की जो सेल होती है उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में बच्चों क्लोरोफिल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ मैंने, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, ये आपको पता है, ऑलरेडी आप सेल बायोलॉजी में पढ़ लेते स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, उसके अंदर क्या रहता है, लिक्विड पार्ट रहता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। किस क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बच्चों यहाँ पे कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर ही बच्चों यहाँ पे क्लोरोफिल पैक रहता है। वो भी यहाँ जो डिस्क स्ट्रक्चर है बच्चों उनको हम थाइलेकोइड बोलते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड बोलेंगे, और उनकी मेम्ब्रेन में आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो उसकी मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल। कैसी, यहाँ पे मैंने एक थाइलेकोइड दिखाया बच्चों, इस थाइलेकोइड का मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया लेबोरेट करके, उसकी मेम्ब्रेन में मैंने पैकिंग दिखाई है यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, उसमें से देखो क्लोरोफिल भरा हुआ है बच्चों इसकी मेम्ब्रेन के अंदर। साथ में और पिगमेंट मॉलिक्यूल जैसे कैटनोइड्स वगैरह भी इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा बच्चों, थाइलेकोइड के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर मिलेगा। और इसके इनर साइड में बच्चों एक एरिया रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूमन बोलते हैं हम इसको। थाइलेकोइड के अंदर जो है खाली स्पेस रहता है उसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, इसको ल्यूमन बोलते हैं। और थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है थाइलेकोइड की, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक ही मेम्ब्रेन है बच्चों, ठीक है। पूरी की पूरी ये मेम्ब्रेन एक ही है। इसकी थिकनेस मैंने दिखाई है जूम करके ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जूम इन करके दिखाई है मैंने, जूम इन करने की वजह से क्या होगा, इसके जो पिगमेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे भरे हुए वो आपको दिखाई देंगे बच्चों, यहाँ पैक है वो। तो इसलिए क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड मिलता है जैसे कि आपको दिख भी रहा है, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को बोलते हैं बच्चों हम, एक ग्रुप जैसे ये है इसको ग्रेनम बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा ग्रेनम यहाँ पे प्रेजेंट उसको क्या बोल देंगे हम, प्लूरल फॉर्म में ग्रेना बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा कुछ थाइलेकोइड होते हैं जो ग्रेनम से ग्रेनम को ज्वाइन करते हैं, उनको स्ट्रोमा थाइलेकोइड डायरेक्टली जो है स्ट्रोमा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको स्ट्रोमा थाइलेकोइड बोलते हैं। तो आपको पता लग गया कि बच्चों यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल कहाँ पे होती है, वो होती है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है राइबोसोम्स भी मिलते हैं जो कि 70S टाइप होते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये था कि यहाँ कहाँ मिलते हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर पायरेनोइड। पायरेनोइड के बारे में एक ऑप्शन गिवन है, उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। पायरेनोइड, यहाँ पे देखो पायरेनोइड के बारे में हमने क्या क्या लिखा है, क्या क्या जानना है। डायग्राम बनाया है मैंने बच्चों, एक एल्गल पायरेनोइड का डायग्राम बनाया है जिसकी एल्गल सेल दिखाई है मैंने, एल्गी की एक सेल दिखाई है। ये उसकी जो है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन है, पैरा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। ये वाला ये क्या है, ये वाला इसके जस्ट अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। इस बीच में स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर देखो यहाँ पे जूम करने में दिखाई दे रहा है पायरेनोइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ही एक स्पेस है जहाँ पे क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट की जा रही है। क्या की जा रही है, कंसंट्रेट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म होता है पायरेनोइड। मिलता कहाँ पे, एल्गी में मिलता है बच्चों। तो इसलिए ये थाइलेकोइड्स हैं,
ये थैलेकोइड का लूमन है, अंदर खाली स्पेस दिखा है आपको इस तरह से। और यहाँ पे जो CO2 बच्चों दो तरह से आ रही है, एक तो पैसिव फॉर्म में आ रही है, किस तरह से आ रही है, एक पैसिव फॉर्म में CO2 और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पंप भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये वाले पंप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ पे CO2 को एटमॉस्फेयर से यहाँ पंप करके भेज रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे थैलेकोइड की ल्यूमन के अंदर बच्चों देखो यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है CO2 का, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कंसंट्रेट की जा रही है पायरेनोइड। तो पायरेनोइड का फंक्शन ये होता है कि कंसंट्रेट करने का काम करती है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है CO2 को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे CO2 कंसंट्रेट किया जाता है बच्चों। ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन आपको बताई थी, ठीक है। नाउ अब देखो आगे देखो, राइट। पायरेनोइड क्या है, अब इसको डिफाइन कर सकते हो आप, ये सब सेलुलर माइक्रो कंपार्टमेंट है। कैसा है, सब सेलुलर, सेल के अंदर है, ठीक है। सब सेलुलर माइक्रो कंपार्टमेंट है, बहुत छोटा कंपार्टमेंट है। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मैनी एल्गी, कहाँ मिलता है क्लोरोप्लास्ट, जो एल्गी क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें मिलता है। और इन ए सिंगल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, एक सिंगल ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, कौन सा, हॉर्नवर्ट्स, उनके अंदर भी बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ये पायरेनोइड स्ट्रक्चर। एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ, किसके साथ एसोसिएट होता है, क्या काम होता है इसका, CCM मतलब कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, किसके लिए, कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म के लिए एसोसिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ कंसंट्रेट करता है बच्चों। तो यही काम होता है पायरेनोइड का। तो यहाँ क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। क्लोरोफिल मेनली कहाँ होगा, जहाँ पे लाइट आएगी, तो यहाँ पे CO2 का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो, अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया आपको, ग्रेना दिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, पायरेनोइड नहीं होगा। स्ट्रोमा दिया था, बट स्ट्रोमा में भी ग्रेना दे दिया, तो फिर वहाँ पे प्रेफरेंस आपको किसकी देनी पड़ेगी बच्चों, आपको ग्रेना को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। बहुत A and C भी आंसर हो सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा आपको। तो स्पेसिफिक आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ग्रेना इज द मोर स्पेसिफिक आंसर, ठीक है। क्योंकि स्टोमा के अंदर तो और रिएक्शंस भी बहुत सारी होती हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है क्या सोचा हो कि बहुत A and C कुछ चूज़ किया हो, बच्चों ने A and C चूज़ किया हो, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकली ग्रेना को ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ए वुमेन विद, यहाँ पे एक वुमेन की बात हो रही है, वुमेन विद 47 क्रोमोसोम्स, क्या है बच्चों, 47 क्रोमोसोम्स के साथ में है, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम है। ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21, यहाँ 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपी हैं। तो इसकी वजह से कैरेक्टराइज हो, किस तरह का यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेलनेस, ट्रिप्लोइडी। इनमें से कौन सा हो सकता है, तो जान लेते हैं बच्चों, एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले TS टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जनरली जो फीमेल होती है या वुमेन जो होती है, उसमें क्या होता है, एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, या गर्ल्स बात करें तो उनके अंदर एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो ऑटोसोम्स तो पूरे होंगे 44, 22 पेयर, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यहाँ पे 45 एंड 46 जिसको बोलते हैं हम, एक पेयर, उसमें से एक X क्रोमोसोम डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नंबर क्रोमोसोम कितने जाएंगे बच्चों, 45, कितने जाएंगे, 45। तो ये कंडीशन तो नहीं होगी जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो टर्नर सिंड्रोम तो नहीं हो सकता। डाउन सिंड्रोम में देखो बच्चों क्या होता है कि 44 ऑटोसोम जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑटोसोम में बच्चों यहाँ पे एक कॉपी एक्स्ट्रा होती है, किसकी होती है, ऑटोसोम में 21 क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा मिलती है 44 के साथ में, जो 21 वाला होता है। तो यहाँ पे 45 हो गया, प्लस में एक अगर मेल होगा या फीमेल होगा बच्चों, उसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने क्रोमोसोम होंगे, 47। अगर वुमेन के लिए पूछा तो बच्चों बहुत आसान है, तो आप बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम से इफेक्ट हो रही होगी, यहाँ पे 21 क्रोमोसोम की कॉपी होगी, इसलिए 47 हो गए। और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये किसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, DS जिसको बोल सकते हैं। सुपर फीमेलनेस क्या होती है, ये भी देखो, इसके बारे में जान लो, ये क्या होता है बच्चों। यहाँ पे अगर एक X क्रोमोसोम की जनरली 2 कॉपी होती है, फीमेल में अगर 3 कॉपी हो जाए तो उसकी वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, वो सुपर फीमेल हो जाएगी। और 46 की बजाय वहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47, मतलब ऑटोसोम पूरे हैं, X क्रोमोसोम भी इफेक्ट हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। ट्रिप्लोइडी क्या था जनरली, हम हमारा कंडीशन कैसी है बच्चों, ह्यूमन की डिप्लोइड है हम, तो ट्रिप्लोइडी में क्या होगा, पूरा एक सेट एक्स्ट्रा होगा हमारे पास में। 2n हमारी कंडीशन थी, n और आ गया बच्चों, तो वहाँ पे एक सेट में बताया कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर यहाँ पे 3n हो गया तो बच्चों टोटल क्रोमोसोम कितने जाएंगे, 69। ये कंडीशन एबनॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रिप्लोइडी। तो ये सब आपको समझ में आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ पे वुमेन विद 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इट शुड बी डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम कैसा, ऑटोसोमल डिजीज, क्योंकि यहाँ ऑटोसोम जो 21 क्रोमोसोम उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से 47 हो गई है बच्चों, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन सिंड्रोम। तो वुमेन किससे इफेक्ट हो रही है, डाउन सिंड्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखो पूछा गया पोटोमीटर
जो होता है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका प्रिंसिपल पूछा है किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है बच्चों। अब देखो पोटोमीटर के बारे में जानते हैं। पोटोमीटर बच्चों ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट जब पढ़ते हैं हम तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए काम करता है। किसके लिए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कैसे डिटरमाइंस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनडायरेक्टली, कैसे डिटरमाइन करता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे करेगा बच्चों, डायरेक्टली मेजर नहीं करता, इनडायरेक्टली बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। किसको मेजर करता है कि कितना पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, कितना सोयल से पानी एब्जॉर्ब किया बच्चों। जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस कर सकता है प्लांट। तो इसलिए क्या मेजर कर लेता है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है सोयल से, उसको मेजर करके बता देता है कि यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसा होगा। इनडायरेक्टली बता रहा है, मतलब डायरेक्टली नहीं बता रहा, इनडायरेक्टली मेजर करके बताता है। इसको बोलते हैं पोटोमीटर, इसको हम बोलते हैं पोटोमीटर। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ट्यूब एंड द दैट ऑफ द प्लांट। ये कोई एक्सपेरिमेंटल बता रहा है कि ये इसका प्रिंसिपल नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ये कोई इसके लिए रिलेटेड नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड। बिल्कुल ये सही आंसर है बच्चों, यही इसका प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पे भी बच्चों ये बेस्ड नहीं होता है, ना ही ये रूट प्रेशर पे डायरेक्टली बेस्ड होता है। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल ये होता है सेकंड वाला, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड। बच्चों इसके लिए पोटोमीटर और इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो कि हम यहाँ यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में, प्रैक्टिकली लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं या फिर फील्ड्स में काम करते हुए। उनके बारे में जानने के लिए पोरोमीटर है, मैनोमीटर है, वो किस लिए काम आते हैं बच्चों, इसके लिए पूरा जानने के लिए आप, मैं एक वीडियो है उसको लगा दूंगा आई बटन के अंदर, आप उस वीडियो को देख लेना जिसमें ट्रांसपिरेशन पार्ट 2 के नाम से होगा वीडियो। उस वीडियो को देखने में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कौन से एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे 6 क्वेश्चन थे आज की क्विज के, ये सब हमने देख लिए कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या आपको एग्जाम में याद रखना है। बच्चों आपको सिर्फ आंसर ही चूज नहीं करना होता है एग्जाम में, आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम होगा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसके आंसर नहीं बने वो क्यों नहीं बने, वहाँ पे क्या गलती थी, या फिर जो ऑप्शंस हैं वो किस क्वेश्चन का आंसर बन सकते हैं। जब आप इतना समझने लग जाओगे ना बच्चों, आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा तैयारी का, और आपकी स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उस टाइम पे आपकी ऑलरेडी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, तो उस टाइम पे बच्चों आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वरी नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों क्या करो कि जितने ऑप्शंस और होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी पता होनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने में, यहाँ पे एग्ज़ाम को परफॉर्म करने में मज़ा आएगा। तो इसलिए इस तरीके से एग्ज़ाम को एंजॉय किया करो और यहाँ से लर्न करते रहो, कंटिन्यूसली वीडियो को देखो। तो इसलिए बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरे अब हौसला बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।